हेलो और खुश आमदीद। आज के इस दिलचस्प तज्ज़िये में हम अलास्का की बात करने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो दुनिया के आखिरी किनारों में से एक है। हम देखेंगे कि अलास्का का बेतहाशा फैलाव, वहाँ का सख्त जुग्राफिया और जंगली हयात मिलकर ज़िंदगी और बका का कितना ज़बरदस्त और हैरानकुन निज़ाम बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सनसनीखेज़ सफ़र के लिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले अलास्का के रकबे को समझेंगे, फिर वहाँ की शदीद कुदरती हालतों का जायज़ा लेंगे। इसके बाद बारी आएगी साहिली सकाफ़तों की। फिर हम इन इलाकों को देखेंगे जहाँ जदीद शहर और घने जंगल आपस में टकराते हैं। और आखिर में बात करेंगे अलास्का के इस अंदरूनी हिस्से की, जिसे आज तक पूरी तरह सुधारा नहीं जा सका। तो शुरुआत करते हैं अलास्का के फैलाव से। और यकीन माने, ये महज एक बड़े रकबे का नाम नहीं है। इस जगह को वाकई समझने के लिए हमें इन हैरानकुन आदात व शुमार और इस सख्त माहौल को जानना होगा जो यहाँ जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। ज़रा इस बात पे गौर करें, अलास्का का रकबा इतना बड़ा है कि उसमें अमेरिका की 3 बड़ी रियासतें आराम से समा सकती हैं, लेकिन आबादी इतनी कम कि अगर आप लोगों को इस पूरे रकबे में बराबर बांट दें तो हर एक शख्स के हिस्से में तकरीबन एक पूरा मुरब्बा मील आएगा। ज़रा सोचें, आपके आसपास 1 मील तक कोई इंसान नहीं। और यही वो चीज़ है जो अलास्का का सबसे बुनियादी उसूल तय करती है। ये जगह इस कदर खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ की ज़मीन इंसान के साथ कोई समझौता नहीं करती। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादियाँ सड़क के निज़ाम से मुकम्मल तौर पर कटी हुई हैं। बिल्कुल, वहाँ जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सड़कें नहीं हैं तो लोग गुजारा कैसे करते हैं, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट यानी वो ज़मीन जो सारा साल जमी रहती है, वहाँ सड़क बनाना नामुमकिन है। इसलिए लोग हवाई सफ़र पर इन्हिसार करते हैं। वहाँ छोटे जहाज़ रोज़मर्रा की चीज़ें और डाक पहुँचाने के लिए कच्ची ज़मीन और जमी हुई नदियों पर आम लैंड करते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। अब इतनी मुश्किल ज़मीन पर रहने का कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए, है ना? अलास्का वसाइल से मालामाल है, ख़ास तौर पर तेल से। इसीलिए वहाँ एक मुनफरिद मुआशी मॉडल है जिसे परमानेंट फंड डिविडेंड कहते हैं, यानी रियासत तेल की आमदनी का एक हिस्सा हर साल अपने शहरियों में बांटती है। वाकई कमाल का आइडिया है। चलें अब अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शिद्दत की सरजमीन, जहाँ आग, बर्फ और रोशनी का एक अनोखा खेल चलता है। हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ की शिद्दत कुदरती ताकतें इंसानों और माहौल दोनों को हर रोज़ बदलने पर मजबूर करती हैं। अलास्का अर्दियाती लिहाज से इंतहाई गैर मुस्तहकम और मुतहर्रिक पैसिफिक प्लेट पर वाक़ है। इसकी सबसे खौफनाक मिसाल 1964 का ज़लज़ला था, जिसकी शिद्दत 9.2 थी। इस ज़लज़ले ने बाकायदा तौर पर पूरे के पूरे जंगलात और कस्बों को समंदर की सतह से नीचे धंसा दिया था, जिसके बाद अलास्का को अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ा। और बात सिर्फ ज़मीन के हिलने की नहीं है, दर्जा हरारत में भी ऐसा ही पागलपन देखने को मिलता है। सर्दियों में -50 डिग्री तक गिरना और गर्मियों में 30 डिग्री तक चले जाना एक आम सी बात है। इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से यहाँ दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने और सबसे तेज़ी से पिघलने वाले दोनों तरह के ग्लेशियर्स मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि बस इतनी ही शिद्दत है तो ज़रा आसमान की तरफ भी देख लें। इंतहाई शुमाल में गर्मियों के दौरान 2 महीने से ज़्यादा तक सूरज गुरूब ही नहीं होता, मुसलसल दिन, और सर्दियों में कई हफ्तों तक मुकम्मल अंधेरा। लेकिन मुकामी लोग इससे घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अंधेरे के इन तवील महीनों को गुजारने के लिए त्यौहार और शानदार रूटीन्स बना रखी हैं। इसी शिद्दत का एक खूबसूरत नतीजा हमें मेंडनहॉल ग्लेशियर पर नजर आता है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटता है, वो अपने पीछे नई चट्टानें छोड़ जाता है और फिर कुदरत का जादू शुरू होता है। पहले झाड़ियां, फिर छोटे पौधे और आखिर में पूरे का पूरा जंगल वहां उगाता है। इर्तिका का ये अमल आप अपनी आंखों के सामने होता देख सकते हैं। तो इस सख्त तरीन जुग्राफिये को समझने के बाद अब हम अपनी तवज्जो साहिली इलाकों की तरफ मोड़ते हैं, जहां घने जंगलात समंदर की लहरों से मिलते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इंसानों ने इस तूफानी साहिली माहौल से किस तरह समझौता किया। सिटका नामी शहर इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। इसका माजी बहुत गहरा है। जहां एक तरफ हज़ारों साल पुरानी मकामी टिंगलैट सकाफत मौजूद है, तो दूसरी तरफ वो दौर भी जब ये इलाका रूसी अमरीका का दारुल खिलाफा हुआ करता था। और ये सब कुछ बहरुल काहिल के उन खतरनाक तूफानों का मुकाबला करते हुए आज भी जिंदा है। थोड़ा सा जनूब की तरफ केचेकिन जाएं तो वहां बारिश का एक अलग ही लेवल है। सालाना 150 इंच बारिश। ये मुसलसल बारिश अपने अंदर एक वसी और शानदार बरसाती जंगल को जिंदा रखे हुए। ऐसा जंगल जहां देवदार के कदीम दरख्तों के दरमियान अजीमुशान सकाफती टोटम पोल्स आज भी खड़े हैं।
اب ذرا سکیگوے کا تصور کریں۔ اس شہر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان حالات کے مطابق کتنی جلدی خود کو بدل سکتا ہے۔ گولڈ رش کے دور میں یہ سنسان جگہ اچانک ایک مصروف مرکز بن گئی۔ لوگوں نے سونے کی تلاش میں سیدھی کھڑی چوٹیوں کو چیرتے ہوئے 3000 فٹ بلندی تک ایک ریلوے لائن بچھا ڈالی۔ واقعی ایک زبردست کارنامہ۔ اب آتے ہیں ہمارے چوتھے حصے کی طرف۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسانی سرگرمیاں اور خالص جنگلی حیات کچھ اس طرح آپس میں مل جاتی ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سی ورڈ اور والویز جیسی جگہ، جہاں ایسا لگتا ہے جیسے پورا ایکو سسٹم سکڑ کر شہر میں آ گیا ہو۔ گہرے پانیوں کی بڑی بڑی ویل مچھلیاں، پگھلتے ہوئے گلیشیئر، تیل کی بہت بڑی انڈسٹری اور اس پر سالانہ 300 انچ کی برف باری، یہ سب کچھ آپ کو ان شہروں کی حدود کے بالکل اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ اینکرج کی بات کریں جو الاسکا کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہ اس میلاب کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ شہر زلزلوں کے ایک انتہائی خطرناک زون پر بنا ہوا ہے اور بین الاقوامی کارگو کا ایک بڑا ہب ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ یہاں سڑک پر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 1000 پاؤنڈ وزنی موس آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو یا سر پر جنگلی عقاب منڈلا رہے ہوں۔ چلیں اب ساحل کو چھوڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں الاسکا کے گہرے اور غیر سدھائے ہوئے اندرونی حصے کی طرف، جہاں قدرت کا اپنا ریاضیاتی حساب کتاب چلتا ہے۔ یہاں انسانوں کی دخلندازی نہ ہونے کے برابر ہے اور سب کچھ صدیوں پرانے ایک ترتیب بار نظام کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بہت ہی حیران کن تضاد نظر آئے گا۔ ایک طرف ٹیلکیٹنا نامی علاقہ ہے جو کوپیماؤں کے لیے ایک انتہائی مصروف اور بے چین ہوائی مرکز ہے، اور بالکل اس کے پڑوس میں ڈینالی نیشنل پارک ہے، 9400 مربع میل کا رقبہ، اور اس میں صرف ایک سڑک، وہ بھی محدود۔ کیوں؟ تاکہ بھیڑیے اور کیریبو اپنے صدیوں پرانے راستوں پر بغیر کسی انسانی رکاوٹ کے سفر کر سکیں۔ مزید شمال کی طرف چلے جائیں تو تنہا کر دینے والی ڈالٹن ہائی وے کے پاس سردی اتنی شدید ہے کہ یہ زمین کا حصہ بن چکی ہے۔ وہاں موجود پرمافراسٹ کی سرنگیں محققین کے لیے ایک طرح سے ٹائم مشین کا کام کرتی ہیں، کیونکہ ان میں دسیوں ہزار سال پرانے پودے اور جانوروں کی باقیات آج تک برف میں بالکل محفوظ ہیں۔ قدرت کے اس حیرت انگیز طور پر محفوظ نظام کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، آخر یہاں موجود لاکھوں جانور ایک ایسی حسابی اور یقینی ترتیب کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ ان کا وقت، ان کا سفر، سب کچھ اتنا پرفیکٹ کیوں ہے؟ اس کا زبردست جواب ہمیں بروکس فالز پر ملتا ہے۔ یہاں بھورے ریچھوں نے اپنا ایک باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سیلمن مچھلیاں کب اور کہاں آئیں گی۔ جو طاقتور ریچھ ہیں وہ آبشار پر بہترین جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور چھوٹے ریچھوں کو نیچے کی طرف انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا نظام بغیر کسی انسان کی مدد کے اتنے پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے کہ دیکھ کر حیرانت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس معلوماتی سفر کے اختتام پر ذرا ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچئے۔ آج کی ماڈرن دنیا جہاں ہم ہر مسئلے کو کنکریٹ اور سڑکوں کے نیچے دبا دینا چاہتے ہیں، کیا الاسکا کا کبھی نہ سدھایا جانا، اس کا سخت رہنا ہی اس کے پرفیکٹ توازن کی اصل وجہ ہے؟ کیا ہمیں قدرت کو اس کے حال پر چھوڑ دینے سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔